सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बेटा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं सेकंड डोज फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, जहां पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, जिन शॉर्टकट ट्रिक्स को मैं अक्सर क्लासेस में बताता भी हूँ, उन शॉर्टकट ट्रिक्स को देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेटा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। और उससे पहले आप लोगों को बताना हम जरूरी समझते हैं कि हमारी स्काईनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आई है, जो स्टार्ट होने जा रहा है बेटा 1 नवंबर से, जिसके लिए एडमिशंस ओपन है। चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, व्हाटएवर, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th हो, सभी के लिए हमारा यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। स्पेशली बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो बच्चे हैं 10th और 12th से रिलेटेड, उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका फायदा ये होगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। 90 डेज तक लगातार नॉन स्टॉपेबल क्लासेस चलेंगी। डेली 3 घंटे की क्लास होगी और एक बार सिलेबस वाइंड अप होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और उनका आपको सॉल्यूशन वीडियो के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा? पहला सवाल वो आपसे कह रहा है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है, वो तो हमें भी पता है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। अब आप कहोगे सर स्पीड ऑफ लाइट तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती थी, यहाँ इसने 3 × 10 की पावर 17 क्यों लिखा? तो भैया आगे यूनिट भी देख लो, नैनोमीटर पर सेकंड। यूनिट क्या लिखी? नैनोमीटर पर सेकंड। कह रहा है विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। वेवलेंथ निकालनी है आपको, लेकिन वो भी किस में निकालनी है भैया? नैनोमीटर में, ठीक। फ्रीक्वेंसी दे दी है उसने 6 × 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स, ठीक। लैम्डा आपको निकालना है, ठीक है। तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू का फॉर्मूला होता है सर न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू आपको पता है, लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू 3 × 10 रेज़ टू द पावर, एक काम करते हैं नैनोमीटर वाली ही डाल करके देखते हैं, 17 नैनोमीटर पर सेकंड। और नीचे न्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 6 × 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स, ठीक। तो अब आप देखिए जरा, अब आप देख करके मुझे बताइए, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स गया, बचा केवल और केवल क्या? नैनोमीटर। तो वेवलेंथ नैनोमीटर में निकल करके आएगी। लैम्डा कितना आ गया? 3/6 मतलब 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर बचेगा बेटा यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप यहाँ तक सारी बात क्लियर हुई होगी। न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी हम लोगों की अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? कैलकुलेट एनर्जी इन जूल। एनर्जी निकालनी है बेटा जूल में। एनर्जी निकालनी है आपको किसमें? जूल में, ठीक। करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। लैम्डा दे दिया कितना? 45 नैनोमीटर, ठीक। H की वैल्यू दे दी, C की वैल्यू दे दी। तो एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला प्लांक साहब ने बोला था? प्लांक साहब ने बोला था E इज इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला प्लांक साहब ने दिया था एनर्जी निकालने का, जहां पर H क्या है? हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू 3 × 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ अक्सर क्वेश्चन में या तो नैनोमीटर में दे के रखेगा या एंगस्ट्रॉम में दे करके रखेगा, ठीक है। तो H की वैल्यू डालो, C की वैल्यू डालो। वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दी हुई है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, आंसर जूल में, एनर्जी का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट किया, H की वैल्यू, C की वैल्यू और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदलने के बाद जो कैलकुलेशन वर्क आएगा उसको सॉल्व करके रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। सॉल्व करने के बाद कितना आता है भैया? सॉल्व करने के बाद आता है 20 × 10 की पावर -16
डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, यहाँ से एनर्जी जूल में आएगी, यहाँ से एनर्जी किस में आएगी, जूल में। अगर नैनोमीटर में दिया होता तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा, और एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, अगर वेवलेंथ क्वेश्चन में उसने नैनोमीटर में दी हुई है तो नीचे अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है, लैम्डा अगर नैनोमीटर में है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10 का एक जीरो और ऊपर 20 का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर -16, यहाँ से भी आंसर किस में आएगा बेटा, निकल करके जूल में निकल करके आएगा। उसके बाद अगर आप इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाह रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए डिवाइड कर दीजिए बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हमारे पास आ जाएगा एनर्जी का। कितना आ जाएगा बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अगर आपको वेवलेंथ उसने नैनोमीटर में दी है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यहाँ से भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी। ठीक, तो आप बताइए मुझे जरा, ये चारों फॉर्मूला यहीं से सॉल्व करके आए हैं बेटा, इसी को ही सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू डालने के बाद ये फॉर्मूले हमारे पास आए हैं, क्योंकि ये वैल्यू एच और सी की और आपको बार बार डालनी पड़ेगी, बार बार आपको लैम्डा को एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदलना पड़ेगा। वो काम हमने ऑलरेडी कर लिया और वो सारे फॉर्मूलाज हमने याद रख लिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब वो सवाल में क्या पूछना चाह रहा है, एनर्जी जूल में पूछ रहा है, वेवलेंथ दे दी है बेटा उसने आपको नैनोमीटर में, तो एनर्जी जूल में निकालनी है। वेवलेंथ किस में दी है बेटा, वेवलेंथ दी है उसने नैनोमीटर में, तो सेकंड फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ नैनोमीटर में कितनी दी है भाई, 45। यहाँ से आंसर किस में आएगा, जूल में। ठीक, अब अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, 45 को लिखिए साइंटिफिक नोटेशन में 2 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन, इसको लिखिए 4.5 इंटू 10 की पावर 1। ठीक, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करो 45 बन जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे फायदा ये हुआ आप 4.5 को रफली अप्रोक्सीमेटली 4 मान लो। ठीक है, अपने जी का जंजाल मत बढ़ाओ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस तरीके से शॉर्टकट लगा करके सॉल्व करो, सब्जेक्टिव है तो सारी वैल्यू डालो और आखिर में साइड में जाके रफ पेज पे जाके अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर निकाल दो। ठीक, 4.5 को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया भैया, 4.5 को अप्रोक्सीमेटली हमने मान लिया 4, क्या मान लिया, 4 मान लिया। ठीक है, तो अब बताइए मुझे 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया भैया, 0.5 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ, 10 की पावर 1, ऊपर जाके माइनस का 1 तो 10 की पावर -17। 0.5 को 5 इंटू 10 की पावर -1 जो बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -18। अब देखिए ऑप्शन में तो कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और वो तो होना भी नहीं था क्योंकि हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज करा। तो अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना, बस आप देखिए इसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है, 10 की पावर -18 तो केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है और 4.42 आपका 5 के नजदीक भी है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप चाहे तो एक्यूरेट वैल्यू लगा करके आंसर निकालिए, 10-15 मिनट आप कैलकुलेशन में वेस्ट कीजिए तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो, 2 स्पेक्ट्रल सीरीज है भैया। ठीक है, 2 स्पेक्ट्रल सीरीज है। अब पहले आप यहाँ पर देखो E इज इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। यहाँ से हमें क्या पता चला इस फॉर्मूले से, एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ क्या होगी भैया, मिनिमम होगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो वो कह रहा है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम।
एनर्जी मैक्सिमम ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फाउंड टू बी 9। कितनी मिल रही है, उससे मामला खत्म। बस उसने बोल दिया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब N1 और N2 के बीच डिफरेंस ज्यादा होगा। N1 लोवेस्ट होना चाहिए और N2 हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो लाइमन और बाल्मर में, लाइमन का मतलब n इक्वल्स टू 1, ठीक है। बाल्मर का मतलब n इक्वल्स टू 2, पास्कल n इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट n इक्वल्स टू 4 और पी फंड n इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमने बोला एनर्जी डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी मैक्सिमम एनर्जी निकल करके आएगी, ठीक है। तो लाइमन और पास्कल में, लाइमन में n इक्वल्स टू 1 है, पास्कल में n इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। लाइमन में n इक्वल्स टू 1 है, पास्कल में n इक्वल्स टू क्या है भैया, पास्कल में n इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पर आपको एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप क्या नजर आ रहा है भाई, यहाँ पर एनर्जी गैप आपको सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा भैया, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा हमारा ए। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बिना सॉल्व करे मैंने बता दिया, थर्ड वाले का ए, ठीक है। ब्रैकेट और पीफड में तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो उसके लिए तो एनर्जी मिनिमम आएगी, ठीक है। पास्कल पीफड में भी नहीं होगा, बाल्मर ब्रैकेट में भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से सब्जेक्टिवली सॉल्व करना है तो बहुत लंबा तरीका है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन, ठीक है। लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है बेटा, लाइमन किस में आता है, अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर आता है विजिबल में, और लाइमन बाल्मर के बाद जो कुछ भी बचा वो सारा इंफ्रारेड में जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल हैव सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन, ठीक है। बाल्मर ट्रांजिशन मतलब n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में आ रहा है। तो यहाँ पर बताइए मुझे n1 की वैल्यू कितनी है और n2 की वैल्यू कितनी है। n1 हमेशा लोअर ऑर्बिट होता है और n2 हमेशा हायर ऑर्बिट होता है। तो यहाँ 2 और 4 के लिए आप लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए। लेमडा की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा है विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल हैव सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ सेम किसकी होगी, तो फॉर्मूला देखिए आप, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हमारा ये था जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का था। उसके बाद आगे चल करके जब हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था तो बोर्स मॉडल में हमने क्या फॉर्मूला डिराइव करा था, बोर्स मॉडल में बेटा हमने फॉर्मूला डिराइव करा था क्या, जहाँ पर जिसको हम रिडबर्ग इक्वेशन भी बोलते हैं, न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। n1 और n2 की वैल्यू आपको पता है, लेमडा यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो पहले बताइए 1 अपॉन लेमडा किसके बराबर आएगा, आर जेड स्क्वायर, ठीक है। ऊपर बचेगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, नीचे बचेगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए तो z कितना होता है भाई, 1 होता है, तो z की जगह 1 मान लो। ये 1 अपॉन लेमडा है, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल करोगे तो राइट साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेमडा कितना आएगा भाई, लेमडा आएगा 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर इंटू ऊपर जाएगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास लेमडा के लिए, ठीक। अब सवाल देखो क्या कह रहा है, विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल हैव सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन। n1 और n2 की वैल्यू डालो, पहले लेमडा की वैल्यू निकालो यहाँ से, n1 और n2 की वैल्यू डाल करके, n1 और n2 डाल करके लेमडा की वैल्यू निकालो, ठीक। लेमडा की वैल्यू
लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/r 912 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्टली 912 डाल दिया हमने 1/r की जगह 912, लेकिन ये किसमें एंगस्ट्रॉम में, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकल करके आएगा, ठीक है। इनटू यहाँ पर n1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक, n2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 अपॉन n2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा भाई, 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12, ठीक है। लैम्डा बोलो, लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा 4 से कट कर दो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ठीक है। फिर इसको 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 3 4 जा 12, तो लैम्डा कितना आ गया 304 इंटू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 तिया 48, इतना एंगस्ट्रॉम आ चुका है हमारे पास 4864 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है। अब इन सभी के लिए लैम्डा की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, तो जो आएगा वही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं जरा हम n इक्वल्स टू हीलियम के लिए पूछ रहा है वो, ठीक है। तो विल हैव सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम, अच्छा हीलियम पूछा तो हीलियम का विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए किस ट्रांजिशन में उतनी ही वेवलेंथ आएगी जितनी हीलियम में आ रही है। तो अभी इसका हीलियम के लिए निकालना है लैम्डा, तो हीलियम के लिए लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो भैया जेड स्क्वायर की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी, ठीक है। हीलियम का जेड स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर 4 भी हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 भी डालना पड़ेगा, तो नीचे 4 डाला तो 4 से 4 क्या हो गया भैया, 4 से 4 भी यहाँ पर हमारा हो चुका है कैंसिल, 4 से 4 भी हमारा क्या हो चुका है कैंसिल। तो 304 की मल्टीप्लाई अब केवल और केवल किससे होगी भैया, 304 की मल्टीप्लाई अब केवल और केवल 4 से होगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब निकाल लो हाइड्रोजन में किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी 1216 है, ठीक है। चलो इसके लिए निकालते हैं लैम्डा 12 से 16 किसके लिए है, ठीक, आप बोहर्स मॉडल से भी जा सकते हो, उस इक्वेशन से भी जा सकते हो। बोहर्स मॉडल से जाना और ज्यादा आसान पड़ता है, डेल्टा ई निकालो, ठीक है। 2 और 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 13.6, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी 3.4, गैप कितना आएगा 10.2, हाइड्रोजन एटम के लिए इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ से लैम्डा निकाल लो, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, डायरेक्टली वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकल करके आएगी, लैम्डा 12400 डिवाइडेड बाय 10.2, तो 12400 को 10.2 से डिवाइड करो बेटा कितना आएगा, ठीक है। 12400 डिवाइडेड बाय 10.2 डिवाइडेड बाय 10.2 वैल्यू आ रही है 1215 पॉइंट समथिंग। आप देखिए ये 1216 है और ये 1215 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो लैम्डा हमने निकाला इस इक्वेशन से, रिडबर्ग इक्वेशन से, आप लैम्डा इस तरीके से भी निकाल सकते थे, आप लैम्डा इस तरीके से भी निकाल सकते थे। देखो अगर मैं इस तरीके से लैम्डा निकाल करके दिखाना चाहूँ तो हाइड्रोजन किसके लिए, ये लैम्डा हमने निकाला किसके लिए भाई, लिथियम के लिए, ठीक है। ये जो लैम्डा जो अभी अभी मैंने रब किया ये किसके लिए, सॉरी हीलियम के लिए, ठीक है। तो n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू, ठीक, n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4। तो हाइड्रोजन एटम पहले तो डेल्टा ही निकाल लो, ठीक है। हाइड्रोजन की 4th ऑर्बिट की एनर्जी और 2nd ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस ले लो 0.85, और 4th ऑर्बिट की एनर्जी, सॉरी 2nd ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है भाई 3.4, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। केवल डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई भी लेना देना नहीं। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। और यहाँ बचा कितना 2, 2.55, ठीक। लेकिन हीलियम के लिए निकालना है तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.55 की मल्टीप्लाई कर दो हीलियम के जेड स्क्वायर से मतलब 4 से, तो 2.55 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 जा 20, कैरी ओवर 2, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो देख लो जरा यहाँ पर भी कितना आ चुका 10.2 आ चुका, ठीक।
जो हमारा यहाँ पर आया था। ठीक, तो ये तो हमारी एनर्जी आ गई। एनर्जी डिफरेंस सेम है तो वेवलेंथ अपने आप सेम होगी, लेकिन फिर भी निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो। लैम्डा निकाल लो फिर इसका। ठीक है, लैम्डा वही, अब भाई 10.2 है, फिर तो यही रहेगा, यही वेवलेंथ निकल के आएगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फोर्थ लाइन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू होती है 2, और फोर्थ लाइन पूछ रहा है तो 2 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आएगा भैया निकल के? 6 निकल करके आएगा। इसका वेव नंबर पूछ रहा है आपसे, तो रिडबर्ग इक्वेशन लगाएंगे। न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और इसको भी अगर सॉल्व करके लिखा जाए तो अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को, पीछे मैंने क्या बताया, ऊपर आएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर। ठीक, तो न्यू बार हमें निकालना है तो बस इसी को सॉल्व कर लो। आर जेड स्क्वायर, आर की वैल्यू उसने बोला इतनी होती है, इतना सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर में ही आंसर आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इसको मीटर में बदलना चाहूँ तो मीटर में कितना लिखा जाएगा भाई? ये मीटर में बदलने के लिए आप इसको देखो, बिल्कुल आसान सी बात है, आर को तो हम 1 मान करके चलते हैं। ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर 7, कैसे आया 10 की पावर 7? 0.0677 सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि उसने आपको आर की वैल्यू दी हुई है, लेकिन आर की वैल्यू, अब आप इतनी खतरनाक वैल्यू यहाँ पर आर की डालोगे तो क्या होगा? तो सर अब कैलकुलेशन वर्क हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख लो, आप इसको 1 पॉइंट लगाया ना मैंने यहाँ पर 1.00, डेसिमल कितने डिजिट पहले लगाया? 3 2 5, 5 डिजिट पहले लगाया, तो इंटू 10 की पावर 5 मान लीजिए आप इसको। ठीक है, और 1.09 को लगभग ये राउंड ऑफ करोगे तो 1.1 आएगा, जिसको हम 1 ही मान करके चल सकते हैं। तो 10 की पावर 5 ले लीजिए आप आर की जगह, क्या ले लीजिए आप आर की जगह? 10 की पावर 5 ले लीजिए इंटू जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है तो जेड तो 1 हो गया, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, तो 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 कितना आएगा भाई? ये 32, n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, n1 का स्क्वायर 4, n2 का स्क्वायर कितना? 36, तो 4 इंटू 36 सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? किससे कट कर दो भैया? 4 से कट कर दो, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ठीक, और फिर ये भी किससे चला जाएगा भाई? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/9, 2/9 कितना आएगा? 0.2, 0.2 इंटू 10 की पावर 5 कितना आया? 0.2 इंटू 10 की पावर 5। आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर किस में डाली हुई है? सेंटीमीटर इनवर्स में डाली हुई है। आर की वैल्यू किस में है भाई? सेंटीमीटर इनवर्स में। तो सॉल्व होने के बाद भी ये किस में आएगा? ये सॉल्व होने के बाद आपका सेंटीमीटर इनवर्स में ही आंसर निकल करके आएगा, 0.2 इंटू 10 की पावर 5। तो 2 इंटू 10 की पावर 5, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? ठीक, अगर मैं डेसिमल यहाँ लेकर के आता हूँ, n1 equals to 2 न्यू बार, ठीक है, तो 2 इंटू 10 की पावर 5, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ठीक है, अभी हमने यहाँ पर रफ कैलकुलेशन करी है। कैसे कैलकुलेशन करी है? रफ कैलकुलेशन करी है। तो करेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा भाई? ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप डालेंगे, ठीक है, आर की, चलो एग्जैक्ट वैल्यू डाल करके देखो, आर की एग्जैक्ट वैल्यू डाल करके देखो तो आंसर आपके पास आ जाएगा। आर की एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, आर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है भाई?
यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1.09677, बिकॉज अगर ऐसा ऑप्शन फंस गया तो आपको बताना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 सा 14 कैरी ओवर 1, 2 7 सा 14 और 1 15 कैरी ओवर 1, 2 6 सा 12 और 1 13, 2 9 सा 18 और 1 19, 2 1 सा 2, डेसिमल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 21935.4, तो 21935 के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है? तो इसको सॉल्व करने के बाद 109667, ठीक, 10 की पावर 5 से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब 10 की पावर 5 तो आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। तो 10 की पावर यहाँ से 5 यहाँ से हटा दीजिए, 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिला इतना 0.219354, ठीक। ये न्यू बार आपका सेंटीमीटर इनवर्स में डाला जा रहा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम दूसरे तरीके से ही निकालते हैं इसका आंसर। हम एग्जैक्टली यही वैल्यू डाल करके देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर हमें ऐसा फंस गया कि हमें एग्जैक्ट यही वैल्यू डाल करके चेक करना पड़ेगा। चलो आर की वैल्यू डालिए 109,677, ठीक है। और इनटू यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/36। इसको तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा भाई? वही मिल जाएगा जो अभी अभी लिखा था। 36 में से 4 जाएगा 32 और नीचे 4 इंटू 36, ठीक है 109। अच्छा हम वो गलती कर रहे थे, मैंने 1 पॉइंट को कंसिडर कर लिया था, ठीक है। तो बस अब तो आ गया आंसर हमारा 109,677 की मल्टीप्लाई से कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर जो आएगा बेटा वो आपको मिलने वाला है 24372। क्या ऑप्शन मिलने वाला है? 24372 हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक। तो ये कैलकुलेशन वर्क आप कीजिए, आंसर आपके पास डी निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे कि द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम फॉर एन एमिशन लाइन ऑब्टेन्ड फॉर Li2+ ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 2 to n equals to 1। वेवलेंथ बताओ एंगस्ट्रॉम में कितनी आएगी, ठीक। तो वेवलेंथ कितनी होगी? फॉर्मूला वही लगाइए, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू RZ², ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला जो अभी अभी सॉल्व किया था, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 1/RZ², ऊपर रहेगा n2² माइनस n1², नीचे रहेगा n1² इंटू n2², ठीक। तो वेवलेंथ आपको बतानी है ऑफ एन एमिशन लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर लिथियम आयन ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n1 की वैल्यू दी है 1 और n2 की वैल्यू दी है बेटा आपको 2। तो बस वैल्यू डालिए, सॉल्व करके निकालिए वेवलेंथ कितना आएगा। और लिथियम के लिए z कितना है? 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9R, तो ये हो गया। ऊपर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे आ गया 4, ठीक है। 3 से कट कर दीजिए, ऊपर 3 नीचे 9, नीचे बचेगा कितना? 3, 1/12R आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। 3 4 जा 12। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? तो 1/12R तो फिलहाल हमारे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ये देखते हैं, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। तो 1/λ विल बी इक्वल्स टू RZ², लिथियम का Z 3 का स्क्वायर कितना? 9, ठीक है। 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 9R इंटू 3/4, ठीक है। 9 3 जा 27R अपॉन 4,
ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा 4 अपॉन 27r। यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएं जो शॉर्टकट फॉर्मूला, लैम्डा ही तो निकालना है, तो 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ठीक, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर और z स्क्वायर, तो 1 अपॉन 9r हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, n1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ आ चुका है 4 अपॉन n2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1, यहाँ कितना आ चुका है 3। ठीक है, 4 अपॉन 27r। ठीक है, यहाँ से भी हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ। बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, बोर्स मॉडल किसको एक्सप्लेन कर सकता है भैया, सोलर सिस्टम को, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर एप्लीकेबल है। किस पर एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर एप्लीकेबल है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या कहता है, डेल्टा ई, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना चाह रहा है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वापस आ रहा है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, दैट विल बी गिवन बाय डेल्टा ई एंड इट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। तो डेल्टा ई हमारा इतना होगा और डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं भैया, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो यहाँ पर न्यू किसके बराबर आ जाएगा, A2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H, तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे देखते हैं। तो स्काइनॉमिक्स एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, स्कैन दीज QR कोड्स, और जुड़ने के लिए आप QR कोड को स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला सवाल और लास्ट सवाल आज का क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, तो nh/2π इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में अगली एनर्जी, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।